वो लोग अब पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां पर ध्रुव अपनी नई पोस्ट पे नौकरी करने से बहुत खुश होता है। लेकिन उनके वहां जाते ही दूसरी सुबह अचानक से बिजली चली जाती है। अरे यार, इस बिजली की तो ऐसी की तैसी। इसे भी अभी जाना था क्या, जब मैं नहाने जा रही थी। ये कैसा कर दिया है तुम्हारे ऑफिस वालों ने ध्रुव, जहां रहने आते ही दूसरे दिन बिजली चली गई। देखा, यही होता है पहाड़ों में। अब तो हमें रोजाना बिजली जाने की आदत डालनी होगी। अरे बहू, तो पगला गई है क्या? बिजली गई है तो आ भी जाएगी ना। और वैसे भी पहाड़ों का नाम बदनाम करने से पहले तू एक बार शहर के बारे में भी तो सोच ले। वहां पर भी तो हर शुक्रवार को बिजली जाती ही रहती थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली। मैं हमारे ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके पूछता हूँ कि बिजली कब तक आएगी। जल्दी पूछ लो, वरना नदी या कुएं में से पानी लाने के लिए मैं तुम्हें ही भेजूंगी। अरे सोनम, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाएगी ना बिजली वापस। मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। मेरा नहाना भी अभी बाकी है। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे बिना नहाए बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा। अरे तो अब मैं क्या करूं? एक तो आज सुबह से इतनी ठंड हो रखी है, और बिना हीटर के तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। मेरा तो मूड ही खराब हो चुका है। इस तरह सोनम गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में खाते समय, अरे वाह माँ, क्या कमाल के राजमा चावल बने हैं। आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये खास पहाड़ों के राजमा चावल है बेटा। यहाँ का पानी, यहाँ की सब्जियाँ, सब कुछ एकदम तरोताजा और एकदम पौष्टिक होते हैं। अब देखना, मैं ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ बनाऊंगी और साथ ही बहू को भी सिखा दूंगी। यहाँ पहाड़ों में आकर तो मेरा मन एकदम तृप्त हो गया बेटा। चलो अच्छी बात है माँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ सोनम? तुम अभी तक उदास क्यों बैठी हो? और ये राजमा चावल खाओ ना, ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। तुमने तो अभी तक बस एक निवाला खाया है, और खाओ ना। नहीं ध्रुव, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मुझे इधर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आया। और ये राजमा चावल भी एकदम अजीब से बने हैं। अरे नालायक लड़की, तुझे शहर जैसा बेस्वाद और जानलेवा खाना यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और ध्रुव बेटा, हमें तो इसे शहर में ही छोड़कर आना चाहिए था। दिन रात बस इसके चेहरे पर 12 ही बजे हुए रहते हैं। पनौती कही कि खाना है तो खा ले, वरना भूखी पैसी सो जा। तेरे फालतू के नखरे तेरा पति सहन कर लेगा, लेकिन मैं नहीं। उपासना के ऐसे सुनाने पर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे रुक जाओ सोनम। खबरदार ध्रुव बेटा, जो तूने इसे आज मनाने की कोशिश भी की तो। अरे ये सब इसकी नौटंकी है और कुछ नहीं। क्या? हाँ बेटा, इसे खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन यहाँ का नाम बदनाम करने के लिए ये लड़की जानबूझकर अच्छी चीजों को भी बुरा बोल रही है। इसे यहाँ पर रहकर ही यहाँ की आदत लगेगी। पहले पहले थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, जिस तरह से ये बर्ताव कर रही है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और तो और मुझे भी यहाँ रहते हुए काफी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अब क्या ही करे, रहना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही एक रात, शिट यार, मेरी सहेली आज पार्टी करने गई है और मैं यहाँ पर पहाड़ों के सन्नाटे में स्वेटर और शॉल लपेट कर बैठी हुई हूँ। काश मैं इस वक्त शहर में होती। बड़ा बोर हो रहा है। एक काम करती हूँ, माची और ध्रुव तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा टहल कर आती हूँ। फिर सोनम बाहर टहलने चली जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। और यहाँ पर तो रात में एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं हमारे पड़ोस में कोई रहता भी है या नहीं। इतने सारे घर होकर भी कोई दिखाई नहीं देता। सोनम अपने आप से बतिया रही होती है कि उतने में उसके सामने अंधेरे और कोहरे के बीच में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर सोनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, भूत, भूत, मम्मी, ध्रुव,
सोनम चिल्लाते चिल्लाते घर के अंदर चली जाती है और उसकी चिल्लाहट सुनकर उपासना और ध्रुव जाग जाते हैं और घबराते हुए हॉल में आते हैं। अरे क्या हो गया तुझे बहू? तेरे दिमाग पर असर हो गया है क्या? हाँ सोनम, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम बाहर क्यों गई थी और ऐसे चिल्लाते हुए अंदर क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं ध्रुव, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने बाहर हमारे पड़ोस में एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी। वो जरूर एक भूतनी होगी। मंजुलिका की रिश्तेदार ही समझ लो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर ध्रुव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? बकवास बंद कर। अरे दिमाग से पैदल लड़की, वो कोई भूतनी वूतनी नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाली इंदिरा बहन है। आज सुबह ही मैंने उनसे पहली बार बात की, जब मैं हमारे गार्डन एरिया में पौधों को पानी डाल रही थी। ये क्या है? पागल लड़की, इंदिरा बहन विधवा है, इसीलिए वो हमेशा सफेद साड़ी पहनी रहती है। जरा समझदारी से काम किया कर, जब देखो तब बेवकूफों की तरह बातें करती रहती है। लेकिन माँ जी। सोनम, माँ ने कहा ना, वो इंदिरा आंटी ही होगी। और तुम इतनी रात को हमें बिना बताए बाहर क्यों गई? क्या काम था? अरे यहाँ पर घर में रहकर मैं पक गई थी, इसीलिए बाहर थोड़ा टहलने चली गई और ये कांड हो गया। अरे इन डरावने पहाड़ों से अच्छा तो हमारा शहर था। वहां रात भर सड़कें गाड़ियां और लोगों से भरी हुई रहती थी, और यहाँ पर रात में बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। कब कहां से कोई भूतिया जानवर निकल आए, कोई नहीं बता सकता। अरे किसी चीज को बस नकारात्मक रूप से ही देखती जाएगी तो तेरे साथ सब कुछ नकारात्मक ही होता जाएगा। इसीलिए थोड़ा सकारात्मक भी सोच ले, फिर देखना यहाँ क्या, कहीं पर भी जीना कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। अरे माँ जी, ये भी कोई टाइम है क्या ज्ञान देने का? मैं तो सोने जा रही हूँ, आज के लिए तो बहुत हो गया। ऐसे ही एक रोज जब वो सोशल मीडिया पर अपनी सहेलियों के फोटोज देखती है, तभी मेरी सारी सहेलियां ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बवाल मचा रही है, और एक मैं हूं जो यहाँ छोटे कपड़े पहनना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। दिन रात बस अपने बदन को 2 से 3 कपड़ों से ढक के रखना पड़ता है। अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, अगर तू यहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर फोटो नहीं डाल सकती तो यहाँ के ही कपड़ों में फोटो डाल देना। मतलब? अरे मतलब ये है कि यहाँ के मार्केट में ढेर सारे सुंदर सुंदर स्वेटर्स, मफलर्स, ओवरकोट और शॉलें होती हैं। उन्हें खरीदकर किसी अच्छी जगह पर जा और खूब फोटो खींच ले। शहर के लोग अपना शहर छोड़कर यहाँ घूमने फिरने आते हैं। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है। लेकिन वो सब कितना बोरिंग लगेगा माँ जी। मैं स्वेटर और शॉल पहनकर फोटो डालूंगी तो एकदम बुढ़िया लगूंगी। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगी। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मैं यहाँ पर ठंड में आके मर रही हूँ। अरे तो दफा हो जा, तुझसे तो कोई बात करना ही गुनाह है, निठल्ली कही की। फिर एक रोज सोनम अपने सारे काम जल्दी से खत्म करके बैठी हुई होती है, और तभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ हमारा ही घर है और बस हम ही रहते हैं यहाँ पर। ना तो कोई यहाँ पर बातचीत करता है और ना ही कुछ और। फिर वही नकारात्मक सोच। अरे बाबा, तू ये सब सोचने की जगह ये सोचना कि यहाँ पर कितनी शांति है, कितनी शुद्ध हवा है। वहां शहर में तो कितनी अशांति और कितना प्रदूषण होता था। देख बहू, मैं ये नहीं कह रही कि शहरी जिंदगी खराब है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें हर मुश्किल भरी बात में सकारात्मक सोच के ही काम करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होता है। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे मैं सब समझ सकती हूँ, तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। अरे मुझे देखना, मैं अभी अभी इंदिरा बहन के घर से आ रही हूँ। वहां पर मैं सुबह से बैठी थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ थोड़े कम हैं, लेकिन जितने भी हैं सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं।
इंदिरा बहन की बहू तेरे बारे में ही पूछ रही थी और तू है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती और यहाँ बैठे बैठे हर जगह की बुराई करती जा रही है। देख बहू, तू अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो तू कभी समझ नहीं पाएगी कि पहाड़ों में रहना कितना खूबसूरत होता है। ऐसे ही एक शाम। ओ नो, आज तो काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी है और अब तो मुझे ऑफिस से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी जो रोज की तरह मुझे घर छोड़ दे। क्या करूं? अब तो मेरे पास चलकर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिर ध्रुव चलकर अपने घर पहुंच जाता है। ये लो चाय ध्रुव। क्यों, कैसी लग रही है यहाँ की जिंदगी? हो गया ना पैरों का दर्द शुरू? हाँ यार, पहाड़ी रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका अपना अलग ही मजा है जो कहीं और बिल्कुल नहीं मिल सकता। सही कहा बेटा। अरे क्या सही कहा? ये सब कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना मुझे बाजार जाना पड़ता है और यहाँ के रास्तों पे चलकर तो मेरी बैंड बज जाती है। देख बहू, ये सब नया नया है, इसीलिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मान ले। अरे माँ जी, आप ये पहाड़ों का प्रचार करना बंद कर दीजिए। आप होंगे कोई गांव वाली, इसलिए आपको सब कुछ एकदम साधारण लग रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे एक बार हमारी तरफ से भी तो सोच कर देखो। तुम लोग तो बेवकूफ हो और तुम लोगों को तो बस हर बात में कमियां ही निकालनी आती है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी तो सिर्फ हर काम में मुश्किलें ही ढूंढती है, लेकिन उन्हें ठीक करने का या उससे लड़ने का उपाय नहीं देखती। अरे अब क्या उपाय ढूंढे माँ जी? उपाय भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर शाम के 8 बजते ही सब कुछ बंद हो जाता है। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई देती है। यही अगर आज ध्रुव शहर में होता तो उसे 2 मिनट में टैक्सी मिल जाती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चुप हो जा बहू, और तू अपनी गंदी जबान पर ताला ही लगा दे। ध्रुव बेटा, तू इस निर्लज्ज की बातों में मत आना। ये बस यहाँ से निकलने के पैंतरे आजमा रही है और कुछ नहीं। तू अपने काम पर ध्यान दे बेटा। तुझे तो बस आज लेट हुआ है, लेकिन ऐसे हर रोज थोड़ी ना होगा। रोज तो तेरे कंपनी वाले खुद तुझे लेने और छोड़ने आते ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सोनम फिर एक बार आग बबूला हो जाती है। फिर एक रोज जब सोनम पड़ोस में टहल रही होती है, तभी चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। आउच! मेरा पैर! ध्रुव! माँ जी! सड़क पर गिरी हुई सोनम को इंदिरा अपनी खिड़की से देख लेती है और वो फौरन उसके पास चली जाती है। पीछे से उपासना और ध्रुव भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और ध्रुव उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। अरे उपासना बहन, लगता है आपकी बहू के पैर में बहुत मोच आई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? रात के 9 बज रहे हैं और अभी तो पास में कोई गाड़ी भी नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ पे है। अरे वो बेटा, मार्केट का इलाका है ना, वहां पर एक बहुत ही अच्छा अस्पताल है, लेकिन इस समय एक गाड़ी का बंदोबस्त होना बहुत मुश्किल है बेटा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? इसका दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है। देखा ना माँ जी, इसीलिए मैं यहाँ पर आने से मना कर रही थी। चलते चलते मैं गिर गई क्योंकि वो रास्ता ही खराब था और अब तो हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। और आओ पहाड़ों में रहने और करो पैसों का लालच। सभी लोग अब बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे लेकिन अचानक से तू यहाँ पर सामान लेकर कैसे आ गई? तेरे घर पे सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। वो मेरे घर वाले बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, इसीलिए मैंने ये सोचा अकेले रहने से अच्छा मैं यहीं पर आप लोगों के साथ रह लूं और उसी बहाने तेरा साथ भी मिल जाएगा मुझे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बाबा। अरे कोई बात नहीं बेटा, आ जा। और अच्छा ही किया जो तू यहाँ पर चली आई, क्योंकि आजकल अकेला रहना
किसी खतरे से खाली नहीं है। हाँ आंटी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब मुझे घर में ज्यादा बोर नहीं होगा। भाभी तो अपने कामों में ही उलझी रहती है, इसीलिए वो मुझे ठीक से समय ही नहीं दे पाती। लेकिन तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है, और अब जब तुम यहाँ पर आ गई हो, तब हम दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। चलो, हम दोनों साथ में फिल्म देखते हैं। अरे क्या तू भी महक बेटा, वो बेचारी अभी अभी आई है और तू उसे अपने साथ टाइम पास करने लगा रही है। जरा शांत बैठ। और प्रिया बहू, जा बेटा, जाकर अंजलि के लिए नाश्ता बना दे। अरे नहीं प्रिया, तू मेरे लिए कोई दिक्कत मत ले, मैं खुद अपने लिए बना दूंगी, लेकिन बाद में। और अभी के लिए तू मेरे साथ आकर बैठ। ठीक है अंजलि। फिर अगली सुबह प्रिया के उठने से पहले ही अंजलि उठ जाती है और वो पूजा करते हुए आरती गाती है। अरे वाह अंजलि बेटा, क्या बात है, इतनी सुंदर आरती गाई तूने। हाँ अंजलि बेटा, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है। वैसे बहू तो रोज ही आरती करती है, लेकिन आज तुम्हारी आरती सुनकर मानो मन एकदम प्रसन्न हो गया है। बहुत खूब बेटा। शुक्रिया अंकल आंटी। अरे अंजलि, आज से पहले तो मैंने कभी तुझे आरती गाते हुए देखा भी नहीं है, तो फिर आज अचानक से तूने कैसे गा लिया? बस यूं ही प्रिया, मन किया तो आरती कर दी। वैसे भी मैंने किया या फिर तूने किया, एक ही बात है ना। हाँ अंजलि, वो तो है, और अच्छा ही किया जो तूने आरती कर दी। अब अंजलि को प्रिया के ससुराल में उसके जैसे बनकर काम करना और सबका दिल जीतना अच्छा लगने लगता है। फिर एक दिन, अरे प्रिया, वंदना आंटी का फोन आया था, शायद उन्हें कुछ तुझसे काम होगा, एक बार उन्हें कॉल करके देख ले। ऐसा है क्या? अरे लेकिन मुझे तो उनका कोई फोन ही नहीं आया। अरे शायद तेरा फोन नहीं लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा। फिर प्रिया अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाती। अरे अंजलि, मैंने माँ को 2 बार कॉल किया, लेकिन वो है कि फोन ही नहीं उठा रही। अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता प्रिया, क्योंकि आंटी हर बार तेरा फोन उठा लेती है। हाँ ना यार, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तू एक काम कर, घर जाकर देख ले कि आखिर बात क्या है। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। लेकिन अंजलि। अरे क्या लेकिन लगा के बैठी है तू, कितनी पागल लड़की है। जा और जाकर देख ले कि घर पे सब ठीक है कि नहीं। ठीक है अंजलि, मैं एक बार घर होकर आती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कहने से मेरा जी भी बहुत घबरा रहा है। फिर अंजलि के कहने पर प्रिया अपने मायके चली जाती है। मैंने तो जानबूझकर प्रिया को उसके मायके भेज दिया, ताकि अब मैं धर्मेंद्र अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाऊं। मुझे तो पहले से ही पता था कि आज उनकी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। फिर धर्मेंद्र हॉस्पिटल जाने के लिए प्रिया को आवाज लगाने लगता है। बहू, अरे प्रिया बहू, कहाँ रह गई तुम? हमें आज हॉस्पिटल जाना है। याद तो है ना तुम्हें कि आज मेरी अपॉइंटमेंट है? तभी वहां पर अंजलि आती है। अरे अंकल जी, वो प्रिया तो अपने मायके चली गई है, कुछ काम है क्या आपको? क्या, मायके चली गई? लेकिन क्यों बेटा? ऐसे ही गई है वो, कोई वजह नहीं बताई। बहू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अरे आज मेरी अपॉइंटमेंट है और वो बिना बताए अपने मायके चली गई। आखिर ये क्या बर्ताव है? अरे बाप रे, आज आपकी अपॉइंटमेंट है? ठीक है अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? ओफो अंकल, अब इसमें कैसी दिक्कत? आप तो मेरे पिता के समान हो, इसीलिए कह रही हूँ कि हम दोनों साथ चलते हैं। और आपकी फाइल दीजिए मुझे, तब तक मैं कैब बुक कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छी हो। थैंक यू अंकल। फिर अंजलि धर्मेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती है और शाम में जब प्रिया वापस ससुराल आती है तभी, अरे प्रिया बहू, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि जब मैं अपनी सहेली के घर जाऊंगी तब तुम अपने पापा जी को लेकर हॉस्पिटल जाना। तो फिर तुम बिना बताए अपने मायके कैसे चली गई?
आखिर तूने ऐसा क्यों किया? और वो तो अच्छा है कि घर में अंजलि थी, वरना आज धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल ही नहीं जा पाते और फिर अगले अपॉइंटमेंट की राह देखनी पड़ती। अरे माँ जी, मैं वहां पर जानबूझकर नहीं गई थी। मुझे माँ का फोन आया था और जब मैंने उसे वापस फोन किया तब वो फोन ही नहीं उठा रही थी। इसलिए मुझे घबराहट होने लगी और मैं उससे मिलने चली गई। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि घर पे सब कुछ ठीक है। लेकिन प्रिया, जब तुझे पता था तो तू रुक जाती ना। अंकल की अपॉइंटमेंट ज्यादा जरूरी थी ना। लेकिन अंजलि, तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाना बहू। जी माँ जी, समझ गई मैं। फिर रात में वैसे तो हर रोज प्रिया सागर को कॉफी देती है, लेकिन उस दिन प्रिया से पहले अंजलि ही सागर को कॉफी दे देती है और वो उससे बातें करने लग जाती है। और बताओ सागर, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था अंजलि, बस थोड़ा सा हेक्टिक था, पर नो प्रॉब्लम। तुम बताओ। मेरा तो आज का दिन एकदम बढ़िया था। उन दोनों को बातचीत करते हुए प्रिया देख लेती है। 10 मिनट से 40 मिनट हो जाते हैं, पर अंजलि वहां से उठकर जाने का नाम ही नहीं लेती। ये अंजलि तो कितनी देर से बात कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही और ये सागर भी नहीं उठ रहा। सच में दिन ब दिन इस अंजलि का कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। इस तरह से अंजलि का ज्यादा ही प्रिया के ससुराल में घुसना प्रिया को अब काफी खटकने लगता है। फिर एक रात जब प्रिया पानी पीने उठती है, तभी वो देखती है कि अंजलि और महक दोनों बाहर से आ रही है। अरे अंजलि, महक, तुम दोनों यहाँ पर? इतनी रात गए कहाँ पर गए थे दोनों? अरे भाभी, हम दोनों तो बाहर वॉक करने गए थे, फिर लगे हाथ आइसक्रीम भी खाकर आ गए हैं। हमें तो बहुत मजा आया। आज का मौसम भी काफी अच्छा है। हाँ प्रिया, हमने तो बहुत मजे किए और काफी फोटोज भी खींच ली। वाह जी वाह। अरे अंजलि, तुम मेरी सहेली है या इस महक की? मुझे अकेले छोड़कर तुम मेरी ही ननद से दोस्ती करने लगी है। अब ये क्या बात हुई भला? अरे यार, मैंने तो ये सोचा कि सागर ऑफिस से आया है तो तू उसके साथ वक्त बिता रही होगी, इसीलिए मैंने तुझे पूछना जरूरी ही नहीं समझा। माफ करना यार, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम सब साथ में ही चलेंगे। कोई बात नहीं। अगली बार से मुझे भी लेकर चलना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, याद रहेगा। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी ये लो बहू, ये नारियल जाकर घर के पूजा घर में रख दो, उसके बाद दीप प्रज्वलित कर देना। ठीक है पंडित जी। ओफो अंजलि, पंडित जी ने बहू को कहा है और तुम इस घर की बहू थोड़ी ना हो। अरे पर ला, दे मुझे। ठीक है प्रिया, ये ले। फिर प्रिया अंजलि के हाथ से वह नारियल लेकर पूजा घर में रख देती है और वहां पर दिया प्रज्वलित करती है। फिर बाद में, अरे प्रिया, शायद अंजलि का मूड थोड़ा सा ऑफ हो चुका था। तुमने उससे वो नारियल ले लिया ना, उसके कारण उसे बुरा लग गया होगा शायद। अरे बुरा लगा है तो लगने दो, अब मैं भी क्या करूं सागर? पंडित जी ने साफ साफ कहा था कि बहू नारियल रखेगी, लेकिन उसने उसके बावजूद भी वो नारियल ले लिया। अरे वो यहाँ पर रहते हुए ये कैसे बोल सकती है कि वो इस घर की बहू नहीं है, बल्कि मेरी सहेली है? अंजलि थोड़ी देर के लिए तो चुप रहती है, फिर बाद में वो वापस से ठीक हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अंजलि के घर वाले वापस आने पर वो अपने घर चली जाती है। अरे प्रिया भाभी, ये पराठे इतने फीके फीके से क्यों लग रहे हैं और इनमें वो स्वाद नहीं है जो अंजलि के पराठों में होते थे। देखो महक, इतना भी ज्यादा नमक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अंजलि पराठों में हद से ज्यादा नमक डालती थी और तुम नमक की सबसे बड़ी शौकीन हो। माँ जी, अब आप ही समझाइए इसे। हाँ महक बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे खाने के पदार्थ में नमक मत डाला कर, तुझे अभी तो बहुत मजा आएगा
लेकिन बाद में तेरी तबीयत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है माँ, लेकिन कुछ भी बोलो, जब अंजलि इस घर में होती थी तब घर में अलग ही रौनक होती थी। ये महक तो एक नंबर की पागल है। अंजलि तो अपने घर चली गई है, लेकिन इसकी जुबान पर हर वक्त बस उसी का नाम होता है। उसका नाम सुन सुन के तो मैं पक गई हूँ। प्रिया के ससुराल से जाने के बाद भी अंजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। फिर एक रात जब प्रिया सागर का फोन चेक कर रही होती है तभी, पर ये क्या है सागर, अंजलि के इतने कॉल्स, वो भला तुम्हें इतना कॉल क्यों करती है? अरे यार प्रिया, अब मैं भी क्या करूं? मैं भी उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है मेरे। मैं मीटिंग में रहूं या किसी और काम में, लेकिन वो तो मुझे कॉल कर करके मेरा दिमाग खाती रहती है। हे भगवान, किसी की जिंदगी में घुसकर दखल अंदाजी करने की भी हद होती है। कितनी बेवकूफ लड़की है ये। देखो प्रिया, वो तुम्हारी पक्की और इकलौती सहेली है, इसीलिए मैं उसे इज्जत देता हूँ और उसके ये सारे नखरे भी सहन करता हूँ। लेकिन अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। देखो सागर, तुम्हें अब से उसका फोन कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उस नालायक को तो कुछ अकल ही नहीं है कि सामने वाला जॉब पर है, काम में हो सकता है, लेकिन उसे तो बस अपनी मन की ही करनी होती है। ठीक है प्रिया, जैसा तुम कहो, लेकिन एक बात है, इतने लोग देखे हैं मैंने जिंदगी में, लेकिन अंजलि अलग ही है। तुम्हारी शादी होने के बाद भी वो तुम्हारे ससुराल में आकर ऐसे जताती है जैसे मानो ये उसी का ससुराल है। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा, और उसके नाटक तो और ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं उसे यहाँ आने से सीधे मना कर दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज जब घर पर सविता का भाई और भाभी आते हैं, तभी प्रिया बाहर गई होती है और उसी दौरान अंजलि वहां पर आती है। अरे सविता आंटी, आप यहाँ पर रसोई में काम क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? और ये मेहमान कौन है? अरे अंजलि, ये मेरे भाई और भाभी है। बहू तो घर पर है ही नहीं ना, इसीलिए सारा नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ रहा है। अरे रे रे रे, ये प्रिया भी ना, सच में जब भी उसकी जरूरत होती है तभी वो घर पर नहीं रहती। वही तो। लेकिन कोई बात नहीं आंटी, आप हॉल में जाकर उनसे बातचीत कीजिए, तब तक मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। आप जाइए। ठीक है अंजलि बेटा, और धन्यवाद। फिर अंजलि जल्दी से नाश्ता बना देती है और सही समय पर मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी भी करती है, और वो लोग भी वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर प्रिया के घर आने के बाद उसे ये सारी बातें पता चलती है। क्या मामा जी और मामी जी आए थे? तो फिर वो दोनों रुके क्यों नहीं? अरे 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है ना, इसीलिए वो चले गए। यहाँ से स्टेशन तक पहुँचने में उन्हें 1 घंटा लगेगा। लेकिन बहू, तू बिन बताए कहाँ पर चली गई थी? आज अगर यहाँ पर अंजलि नहीं होती तो ना जाने में सब कुछ कैसे संभाल पाती। भैया और भाभी को तो बहुत भूख लगी थी, फिर अंजलि ने ही फटाफट नाश्ता बना दिया। अरे बाप रे, माफ कीजिए माँ जी, मैं वो पड़ोस वाली शीना के साथ शादी की खरीदारी करने गई थी। उसे मेरी चॉइस बहुत पसंद है ना, इसीलिए वो अपने साथ मुझे भी लेकर चली गई, और मेरा फोन तो बैग में था ना, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब ये क्या भला बात हुई प्रिया? अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे, ना कि बाहर की कामों में। वो तो अच्छा है कि मैं तेरी सहेली हूँ। क्यों सविता आंटी? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। अंजलि के इस बर्ताव के कारण प्रिया को बहुत गुस्सा आता है। इस अंजलि का तो कुछ करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे ये भूलती जा रही है कि ये कौन है, इसीलिए इसे इसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। सहेली है तो सहेली ही बनाकर रखूंगी। मैं ही बेवकूफ थी जो एक सहेली को घर का सदस्य बना बैठी, लेकिन आज मेरी उन्हीं गलतियों के कारण ये सब हो रहा है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर प्रतीक वहां से वापस घर आने लगता है, लेकिन नव्या उस मास्क पहने हुई लड़की का पीछा करने लगती है। लेकिन वो लड़की अचानक से अंधेरे में गायब हो जाती है। ये मास्क वाली लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। आखिर कौन होगी वो? इसी घटना में सोच सोचकर नव्या को रात में नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह अब मैं क्या करूं? मुझे सबको शायद बता देना चाहिए जो मैंने कल रात देखा था। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मेरी बातों पर यकीन भी नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं ये सारी बातें अपनी माँ को बताती हूँ। वही मुझे समझ पाएगी कि आखिर मैं क्या कहना चाहती हूँ। फिर नव्या कस्तूरी के पास चली जाती है। माँ, आप सही कह रही थी। हमारे घर पर पक्का किसी ने कुछ तो किया है। मैंने कल रात में देवर जी को देखा। वो किसी मास्क वाली लड़की के साथ थे और देवर जी उस औरत को पूरे परिवार के कटे हुए बाल दे रहे थे। मुझे तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन थी। लेकिन ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है माँ? अरे तेरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई है और उसी वजह से घर में हर रोज कोई ना कोई नई मुसीबत आती जा रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अब ये बताओ कि हम आगे क्या कर सकते हैं? मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। एक आप ही हो जो इस समय मुझे इस दुविधा से बाहर निकाल सकती हो। तू चिंता मत कर बेटी। ये सब जो कोई भी कर रहा है ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा। अभी हम एक सिद्ध पुरुष बाबा के पास चलते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है और उन्होंने बहुत से लोगों की ऐसी ही परेशानियां दूर भी की है। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर कस्तूरी और नव्या दोनों बाबा के पास चले जाते हैं और उन्हें वो अपनी सारी परेशानियां बताते हैं। तुम दोनों की समस्या मुझे पता है और ये कोई छोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारे पूरे परिवार पर किसी ने जादू टोना किया है और वो भी मामूली नहीं, एकदम भयानक। कि आने वाले समय में किसी ना किसी की मौत होना भी तय है। और ये टोना बस तुम्हारे ससुराल पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मायके पर भी किया है और इसी के जरिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? लेकिन ये टोना टोटका किसने किया है और कोई हमें इतना परेशान क्यों करेगा? आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ बाबा जी, हमने तो आज तक सबका अच्छा ही किया है। लेकिन अब आप ही बताओ कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन है? हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा। फिर बाबा मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। हे भगवान, ये जादू टोना तो... क्या हुआ बाबा जी? बताइए ना, किसने किया है? क्या नाम है उसका? उसका नाम... तभी अचानक से बाबा जी का सिर भारी हो जाता है और वो वही बेहोश हो जाते हैं। और बाबा जी को बेहोश देखकर नव्या और कस्तूरी बहुत डर जाते हैं और वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे भी करके उस मास्क वाली लड़की का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर वो कौन है और वो हमें बर्बाद क्यों करना चाहती है। हाँ नव्या, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब बस ये बाबा जी जल्द से जल्द होश में आ जाए, फिर वो हमें उसका नाम बता ही देंगे। लेकिन माँ, जिसने भी ये जादू टोना किया है, बहुत ही भारी और खतरनाक असर हुआ है उसका। इतना खतरनाक कि बाबा जी उसका नाम लेते लेते बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में बाबा को होश आता है। तभी कस्तूरी और नव्या फौरन बाबा के पास आती है। बाबा जी, आप तो नाम लेते लेते ही बेहोश हो गए। खैर कोई बात नहीं। अब बताइए हमें कि आखिर वो औरत कौन है जिसने हम पर जादू टोना किया है? अरे ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और कौन हो तुम लोग? बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम दोनों दिन में आपके पास आए थे और आप हमें उस व्यक्ति का नाम बताने वाले थे।
जिसने हमारे परिवार पर जादू टोना किया है। आप उसका नाम बताने जा ही रहे थे कि तभी आप बेहोश हो गए। अब बताइए ना बाबा जी कि वो व्यक्ति कौन है और कैसे रोका जाएगा ये जादू टोना। अरे तुम दोनों क्या बोल रही हो? मैं तुम दोनों को नहीं जानता और ना ही तुम्हारी कोई बातें समझ पा रहा हूँ। माँ, ये इनको अभी क्या हो गया? इनकी याददाश्त जा चुकी है। इनके दिमाग में झटका लगा है और उस वजह से जो कुछ भी इन्हें याद था वो ये सब भूल गए हैं। और अब इनकी उम्र होने के कारण इनकी याददाश्त वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या? नर्स की ये बातें सुनकर नव्या और कस्तूरी हक्का बक्का रह जाती है। बाबा जी का ये हाल हुआ है, इसका मतलब अगर हम दूसरे बाबा के पास जाएंगे तो उनका भी हाल यही होगा। हाँ माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वहां का धागा बहुत ही दिव्य और पावन होता है और वहां का प्रसाद और गंगा जल भी एकदम पवित्र होता है, क्योंकि वो मंदिर दिव्य शक्तियों से संपूर्ण है। चल बेटी, हम वही चलते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान ही साथ देता है और शिवजी हम पर कृपा जरूर बरसाएंगे। हाँ माँ, चलिए। फिर नव्या और कस्तूरी उस प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाते हैं और वहां से धागा, प्रसाद और गंगा जल लेकर आते हैं। लेकिन ये सारी बातें गिरीश को बड़ी अजीब लगती है। अरे तुम दोनों ये सब क्या कर रही हो? इन सब की क्या जरूरत है? और कस्तूरी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये सारी दकियानुसी बातें हैं। गिरीश जी, आप न जरा चुप ही रहिए और अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। ये धागा रक्षा कवच के तौर पर बांधूंगी मैं आपको। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर कब टोटका कर दे। हे भगवान! जहाँ कस्तूरी और गिरीश उस धागे को बांध लेते हैं, वही नव्या भी अपने ससुराल में हर सदस्य के हाथ पर वो धागा बांध देती है। फिर एक रात नव्या फिर से अपने देवर प्रतीक को अजीब तरीके से चलकर कहीं जाते हुए देख लेती है। ये देवर जी को क्या हो गया? ये वापस इतनी रात गए कहाँ पर जा रहे हैं? फिर नव्या उनके पीछे चली जाती है और प्रतीक सरोज के कमरे में चला जाता है और वहां से सरोज की साड़ी निकालता है और उसे लेकर वो घर के बाहर चला जाता है। अरे नहीं, उस रात देवर जी ने उस मास्क वाली औरत को सबके बाल दिए थे और आज तो ये माँ जी की पसंदीदा साड़ी लेकर जा रहे हैं। ये साड़ी माँ जी के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये उनकी शादी की साड़ी है। इससे पहले कि ये उस मास्क वाली औरत तक पहुंचे, मुझे इन्हें रोकना होगा। फिर नव्या प्रतीक का रास्ता रोकती है और वो उसे देखकर एकदम होश में आ जाता है। अरे देवर जी, आप माँ जी की साड़ी कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मैं माँ की साड़ी? पता नहीं भाभी, माफ करना मुझे, लेकिन मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अभी तक सो रहा था। फिर ये साड़ी लेकर मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? क्या? अरे इन्हें तो खुद को भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। लगता है उस जादू टोने के कारण ये सम्मोहित हो जाते हैं और उन्हें ये लड़की ही चलाती होगी, जिसकी वजह से ये कभी बाल तो कभी साड़ी लेकर चलने लगते हैं। नव्या बहुत घबरा जाती है और तभी उसकी नजर प्रतीक के हाथ पर जाती है और उसकी कलाई सूनी देखकर वो कहती है, देवर जी, मैंने जो आपको धागा बांधा था वो कहाँ गया? आपके हाथ में वो धागा क्यों नहीं है? अरे भाभी, मैंने ही निकाल दिया था। अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी में जा रहा था और वो धागा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने उसे निकाल दिया। इसका मतलब देवर जी के हाथ में धागा नहीं है और इसी वजह से देवर जी उस जादू टोने के कारण फिर से सम्मोहित हो गए। फिर अगले दिन नव्या ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। बस बहुत हो गया माँ, वो जादू टोना करने वाली व्यक्ति जो कोई भी हो, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है, लेकिन मैं अब ये और नहीं सहन करने वाली। आखिर तू करना क्या चाहती है बेटी? देवर जी के हाथ में धागा नहीं था
इसीलिए वो अपने वश में ही नहीं थे। और अगर मैंने भी अपना धागा निकाल दिया तो वो जो कोई भी है वो मुझे अपने वश में कर लेगा और मैं भी सम्मोहित होकर उसके पास चली जाऊंगी। तभी आप मेरा पीछा करना और आप भी उस तक पहुंच जाना। नहीं नव्या, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। मुझे मत रोकिए माँ, ये करना बहुत जरूरी है। अब यही रास्ता बचा है जिसके चलते मुझे पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। बस आपको मेरा पीछा करना होगा। वो थोड़ी ना मुझे कुछ करने वाला है। आप चाहो तो अपने हाथ गंगा जल या विभूति लेकर आना। ठीक है बेटा, अगर तू इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं भी तेरा साथ दूंगी। ये हुई ना बात। फिर रात में नव्या अपना धागा खोलकर सो जाती है और तभी वो अचानक से सम्मोहित होकर नींद में से उठ जाती है और सरोज के कमरे में जाकर वो साड़ी निकालती है और उसे लेकर वो उस मास्क वाली लड़की के पास चली जाती है। लेकिन गहरी नींद में सोने के कारण कस्तूरी नींद से जाग ही नहीं पाती। फिर अगली सुबह, ओफो माँ, क्या करती हो आप भी? मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मेरा पीछा करना। मुझे लगा कि आपने मेरा मैसेज देख लिया होगा और आप रात में घर से बाहर ही होगी और मेरा पीछा करते करते उस व्यक्ति का पता भी लगा लोगी। माफ करना नव्या बेटा, रात में गिरीश जी ने छोले भटूरे लाए थे। उन्हें दबाकर खाने के बाद मेरी आँख ही नहीं खुली। अब ना जाने मैंने उस मास्क वाली औरत को क्या दे दिया है। किसका सामान दिया होगा मैंने? मेरा, राहुल का या माजी का या फिर देवर जी का? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है माँ। घबरा मत बेटी, सुन मेरी बात। एक काम कर, पूरे घर में गंगा जल छिड़क दे और तेज आवाज में भक्ति गीत लगा दे ताकि कुछ बुरा होने से पहले ही बुराई का नाश हो जाए। ठीक है माँ, अब मैं वही करती हूँ। फिर नव्या पूरे घर में गंगा जल छिड़कने जा ही रही होती है कि तभी उसे सरोज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो गंगा जल वहीं पर छोड़कर उसके पास चली जाती है। बहू, मुझे बचा बहू, मैं जल रही हूँ, मुझे बचा ले। राहुल, प्रतीक, जल्दी आओ। लेकिन माँ जी, यहाँ पर तो कोई आग भी नहीं लगी है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सरोज को जलने का एहसास होता है और वहाँ वो मास्क वाली औरत बैठकर काली गुड़िया और सरोज की साड़ी को आग लगा रही होती है। फिर कुछ ही देर में सरोज जलकर वहीं पर मर जाती है। नहीं माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे नहीं, माँ जी के बदन से तो चटका लग रहा है। इसका मतलब ये है कि कल रात को मैं सम्मोहित होकर माँ जी की साड़ी लेकर गई थी और उसने ही माँ जी पर जादू टोना किया है, जिसके चलते माँ जी तो यहाँ पर बिना आग लगे ही जल गई। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। ना तो मैं वो धागा निकालती और ना ही ये सब होता। फिर सरोज की मौत के बाद जब अगले दिन कस्तूरी घर आती है तभी नव्या उसे सब कुछ बताती है कि ये सब उनकी एक गलती के कारण ही हुआ है। तभी राहुल उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। ये सब तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अरे अगर तुम मुझे बता देती तो शायद आज मेरी माँ बच जाती। मेरी माँ को कुछ नहीं होता। तुमने ये सब बहुत गलत किया है और अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। चली जाओ यहाँ से। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो, एक बार मेरी बात सुन लो। हाँ दामाद जी, उल्टा नव्या ने तो उस लड़की को पकड़ने के लिए ही ये सब नाटक किया था। सारी गलती मेरी ही है। मैं ही उस रात उठ नहीं पाई और इसका पीछा नहीं किया। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, किसी को कोई माफी नहीं मिलेगी। मेरी माँ का देहांत आप दोनों की वजह से हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। नव्या के लाख समझाने पर भी राहुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में वो उसे घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगती है। फिर नव्या और कस्तूरी सारी बातें गिरीश को बताती है, लेकिन हमेशा की तरह वो इस बात को सच ही नहीं मानता। अरे माँ,
कहीं ये सब उसने तो किया नहीं होगा ना? मुझे भी यही लग रहा है नव्या, कि ये जादू टोना उसी ने किया है। वहां वो मास्क वाली औरत खुद से कहती है, नव्या के कारण ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी, अब मैं उसका सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर वो मास्क वाली औरत अपने जादू टोना के जरिए वो फिर से प्रतीक को सम्मोहित करती है और प्रतीक आधी रात को उठकर राहुल के कमरे में जाता है और वो उसका मुंह तकिए के जरिए दबाने चाहता है। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले